रुको, सिर्फ एक सेकंड रुको। आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जो तुमने पहले कभी नहीं सुनी। एक ऐसी इंसान की कहानी जो 39 साल जिया, सिर्फ 39 साल। और फिर भी आज 130 साल बाद दुनिया उसे याद करती है। बराक ओबामा ने उसे कोट किया, निकोला टेस्ला ने उनसे पर्सनली मिलने की कोशिश की, स्टीव जॉब्स ने उनके नाम से इंस्पिरेशन ली, हार्वर्ड, शिकागो, लंदन, हर जगह उनका नाम गूंजा। और ये वही इंसान था जिसको उसकी खुद की मातृभूमि ने रिजेक्ट कर दिया था, जिसको एक वक्त की रोटी के लिए तरस तरस के जाना पड़ता था, जिसको लोग पागल कहते थे, जिसको घर नहीं था, पैसा नहीं था, नाम नहीं था। फिर भी एक दिन एक ऐसे मंच पर खड़ा हुआ जहां पूरी दुनिया सुन रही थी, और उसने सिर्फ 2 शब्द बोले, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। 7,000 लोग खड़े हो गए। 7,000। किसी ने उसे जानता तक नहीं था एक दिन पहले। एक ऐसी इंसान की कहानी जो 39 साल जिया। ये वो कहानी है जिसमें सब कुछ था जो आज तुम्हारे पास है। डाउट, फियर, लोनलीनेस, फाइनेंशियल क्राइसिस, आइडेंटिटी कंफ्यूजन, रिजेक्शन, डिप्रेशन, स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस। और फिर भी एक चीज थी जो उन्हें अलग बनाती थी। वो चीज क्या थी, वो हम डिस्कवर करेंगे साथ में। तो चलो शुरू करते हैं। 1863 में कलकत्ता में एक जमीन पर एक घर में एक रात, जब एक बच्चे ने पहली बार आंखें खोली और दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। कोलकाता 1863, एक शहर, एक घर। कोलकाता, उम्मीद और डिस्पेयर का शहर। 1863, ब्रिटिश इंडिया, कैलकाटा, तब उसे इस नाम से जाना जाता था। ये वो वक्त था जब एक तरफ ब्रिटिश साहिब्स घोड़े पर चलते थे और दूसरी तरफ इंडियन फैमिलीज अपनी रूह बचा बचा के जी रही थीं। इस शहर में एक मोहल्ला था, सिमला स्ट्रीट, और एक घर था, नंबर 3, गौर मोहन मुखर्जी स्ट्रीट। 12 जनवरी 1863, मकर संक्रांति की रात, जब हर जगह तिल के लड्डू बन रहे थे और पतंगे आसमान में थीं, इस घर में एक लड़के ने जन्म लिया। उसका नाम रखा गया नरेंद्र नाथ दत्ता। नरेंद्र मतलब जो मनुष्यों का राजा हो। कौन जानता था कि यही बच्चा एक दिन पूरी दुनिया का नाम बदल देगा। पिता और माता, 2 अलग दुनियाओं के इंसान। नरेंद्र के पिता थे विश्वनाथ दत्ता, एक सक्सेसफुल लॉयर, पैसे वाला, जेनरस, कॉन्ट्रडिक्टरी। विश्वनाथ दत्ता एक ऐसा इंसान था जो एक हाथ से गरीब को पैसे देता था और दूसरे हाथ से खुद विस्की की बोतल उठाता था। वो वेस्टर्न एजुकेशन में बिलीव करते थे। अंग्रेजी बोलना उन्हें इंग्लिश जेंटलमैन लगता था। बाइबल पढ़ते थे, उर्दू पोएट्री जानते थे, और यही कंफ्यूजन, यही तड़पन उन्होंने अपने बेटे को दी। नरेंद्र के अंदर यही तड़पन थी पूरी जिंदगी। वेस्ट वर्सेस ईस्ट, रीजन वर्सेस फेथ, लॉजिक वर्सेस गॉड। और दूसरी तरफ थी भुवनेश्वरी देवी, नरेंद्र की माँ। वो एक अलग ही दुनिया की थी। रामायण, महाभारता उन्हें कंठस्थ याद थे। शिवा की पूजा करता था उनका मन। उनका जीना ही एक भजन था। और नरेंद्र इनका बच्चा था। दोनों की क्वालिटीज लेके आया था वो। बाप की तरह लॉजिक, माँ की तरह भक्ति। एक ऐसा इंसान जिसके अंदर 2 तूफान थे और पूरी जिंदगी वो दोनों तूफानों को संभालता रहा। लेसन, तुम्हारा कॉन्ट्रडिक्शन तुम्हारी शक्ति है। नरेंद्र के अंदर दोनों क्वालिटीज थीं, साइंटिफिक माइंड और स्पिरिचुअल हार्ट। दुनिया चाहती है तुम एक कैटेगरी में फिट हो जाओ, बट द ग्रेटेस्ट पीपल आर कॉन्ट्रडिक्शंस। वो लोग हैं जो ऑपोजिट फोर्सेस को इंटीग्रेट करते हैं, फाइट नहीं करते। तुम्हारे अंदर भी कोई कॉन्फ्लिक्ट है, साइंस वर्सेस फेथ, लॉजिक वर्सेस इमोशन, करियर वर्सेस पैशन। वो कॉन्फ्लिक्ट तुम्हारी वीकनेस नहीं, तुम्हारा सुपर पावर है, अगर तुम उसे समझना सीख लो। बचपन, वो लड़का जो कभी क्वाइट नहीं बैठा। चलो नरेंद्र के बचपन में चलते हैं। वो कोई रेगुलर बच्चा नहीं था। एक बार उनके घर में मेहमान आए। सबने बात की, पोलाइटली, फॉर्मली, लेकिन नरेंद्र वो सीलिंग पे घूर रहा था। किसी ने पूछा, क्या देख रहे हो? नरेंद्र ने कहा, वो जो चीज है सीलिंग के पार, वो क्या है?
वो 7 साल का था। 7 साल का बच्चा सीलिंग के पार की दुनिया के बारे में सोच रहा था। एक और बार नरेंद्र ध्यान में बैठा था, आंखें बंद। उनकी मां ने देखा, बिल्कुल स्टिल। उन्हें लगा कुछ गड़बड़ है। पास आई, छुआ। नरेंद्र ने आंखें खोली, काम, पीसफुल। क्या था? एक रोशनी थी मां, आंखों के सामने, बहुत सुंदर। भुवनेश्वरी देवी समझ गईं, ये बच्चा ऑर्डिनरी नहीं था। फिजिकल साइड पर भी नरेंद्र एक्स्ट्रॉर्डिनरी था। पहलवान जिस्म, तेज दिमाग, फोटोग्राफिक मेमोरी। एक बार स्कूल में टीचर ने कोई पैराग्राफ पढ़ा। एक बार नरेंद्र ने वर्ड फॉर वर्ड रिपीट कर दिया। टीचर शॉक्ड, दोबारा ट्राई किया। इस बार लॉन्गर पैसेज, फिर वर्ड फॉर वर्ड। लोग कहते थे ये बच्चा या तो जीनियस है या पागल। दोनों आंसर सही थे। नरेंद्र का सबसे बड़ा डर, क्या तुम जानते हो नरेंद्र का सबसे बड़ा डर क्या था? वो डर था कि शायद ईश्वर है ही नहीं। वो ध्यान करता था, पूजा करता था, भजन गाता था, लेकिन अंदर से एक आवाज थी, ये सब क्या है, प्रूफ कहां है? वो बाहर से बिलीवर था, अंदर से क्वेश्चनर। ये कॉन्फ्लिक्ट या अंदर की बेचैनी, यही एक दिन उसे रामकृष्ण तक ले जाने वाली थी। स्कूल, कॉलेज और एक रेबल का जन्म। नरेंद्र प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता, इंडिया के सबसे एलीट इंस्टीट्यूशंस में से एक था। यहां अंग्रेजी पढ़ाते थे, वेस्टर्न फिलॉसफी, हर्बर्ट स्पेंसर, जॉन स्टुअर्ट मिल, डेविड ह्यूम। और नरेंद्र ने सब कुछ पी लिया पानी की तरह। स्पेंसर का एवोल्यूशन थ्योरी समझा, ह्यूम का स्केप्टिसिज्म अब्सॉर्ब किया, मिल का यूटिलिटेरियनिज्म डिबेट की। और एक दिन उसने अपने आप से पूछा, अगर साइंस सब कुछ एक्सप्लेन कर सकती है तो गॉड की जरूरत क्या है? वो एथीस्ट नहीं था, वो ऑनेस्ट था, और ऑनेस्टी डेंजरस होती है। यही वो वक्त था नरेंद्र एक ब्रह्मो समाज के लीडर केशव चंद्र सेन से मिला। नरेंद्र इम्प्रेस था, लेकिन कुछ मिसिंग था। थियरी थी, एक्सपीरियंस नहीं। तब केशव ने एक नाम लिया। एक सेंट है दक्षिणेश्वर में, रामकृष्ण परमहंसा। अगर कोई गॉड से सीधा बात कर सकता है तो वो है। नरेंद्र ने सोचा, जाऊंगा जरूर, लेकिन पहले टेस्ट करूंगा। मैं गॉड को प्रूव करने देता हूं इन्हें। और इस तरह एक मुलाकात की तैयारी हुई जो हिस्ट्री बदल देने वाली थी। कॉलेज ईयर्स, डाउट और डेयरिंग का संगम। 1880, नरेंद्र 18-19 साल का है। कलकत्ता की स्ट्रीट्स पर रात को घूमता है, दोस्तों के साथ डिबेट करता है घंटों तक। क्या गॉड एग्जिस्ट करता है? अगर करता है तो पेन क्यों है दुनिया में? अगर सब कुछ प्री डिटर्मिन्ड है तो फ्री विल क्या है? वो डिबेट नहीं कर रहा था, वो जानना चाहता था, जेन्युइनली, डेस्परेटली। एक रात नरेंद्र एक दोस्त के साथ बैठा था। दोनों ने दारू पीने की कोशिश की। नरेंद्र ने एक ही घूंट लिया और रुक गया। दोस्त ने पूछा, क्या हुआ? नरेंद्र बोला, पता नहीं, इस चीज में कोई आनंद नहीं है मुझे। नरेंद्र वॉज बिल्ट डिफरेंटली। ही डिडंट वांट इंटॉक्सिकेशन, ही वांटेड ट्रूथ। कॉलेज में एक चीज और थी, नरेंद्र एक एक्सेप्शनल सिंगर था। उसकी आवाज में एक और ही चीज थी। लोग कहते थे जब नरेंद्र गाता है तो लगता है कोई और गाता है उसके जरिए। यही आवाज बाद में शिकागो में गूंजेगी। यही आवाज लाखों लोगों के दिल तक पहुंची। पिता की मौत, सब कुछ बिखर गया एक पल में। 1884, नरेंद्र 21 साल का है। एक दिन स्कूल से आया, घर में सन्नाटा था। बड़ी बहन रो रही थी। क्या हुआ? बाबा नहीं रहे। विश्वनाथ दत्ता गॉन, हार्ट अटैक, सडन। और एक पल में नरेंद्र का पूरा वर्ल्ड बदल गया, क्योंकि विश्वनाथ दत्ता ने एक सीक्रेट छोड़ा था, डेट, भारी डेट, घर पर लोन। कुछ रिश्तेदार ऑलरेडी हवेली पर क्लेम कर रहे थे। नरेंद्र 21 साल का, अनएम्प्लॉयड, अभी ग्रेजुएट भी नहीं था। घर में मां, 3 भाई बहन और टूटी फूटी उम्मीद। एक दिन हुआ, घर में खाना नहीं था। नरेंद्र ने कहा, मैं खाना खा के आया हूं, और बाहर निकल गया। वो झूठ बोल रहा था, वो भूखा था, लेकिन अपनी मां को तकलीफ नहीं देना चाहता था। सोचो एक पल, एक 21 साल का लड़का, फिजिकली पावरफुल, इंटेलेक्चुअली ब्रिलियंट, कैलकाटा की गलियों में वॉक कर रहा है, भूखा, अकेला। वो नौकरी ढूंढने गया, डोर टू डोर। एक जगह मिला। तुम्हारा नाम क्या है? नरेंद्र नाथ दत्ता। क्वालिफिकेशन? BA ऑलमोस्ट डन। ऑलमोस्ट से काम नहीं चलता, नेक्स्ट।
डोर बंद। दूसरी जगह, हम ब्राह्मण नहीं हैं, तुम्हें नहीं रख सकते। तीसरी जगह, कोई जवाब ही नहीं आया। रात को वो रामकृष्ण के पास गया। अंदर से टूट चुका था, बहुत ज्यादा। उसने कहा, मैं भूखा हूं, मां भूखी है, भाई भूखे हैं। क्या तुम्हारा गॉड सच में है? अगर है तो अब कहां है? रामकृष्ण ने एक पल देखा उसे, फिर बोले, जा, काली मां से सीधा मांग, वो सुनेगी। नरेंद्र गया काली के मंदिर में, आंखें बंद की, और वहां हुआ कुछ ऐसा जिसके बारे में वो पूरी जिंदगी बात करते रहे। बाद में उन्होंने कहा, मैं वहां गया था पैसा मांगने, लेकिन जब मां के सामने खड़ा हुआ तो सिर्फ एक चीज मांगी, ज्ञान, भक्ति। वो सब कुछ मांगी जो अंदर थी, मटीरियल चीजें मांगना भूल गया। लेसन, क्राइसिस तुम्हारा ग्रेटेस्ट टीचर है। नरेंद्र का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब सब कुछ टूटा। पॉवर्टी, हंगर, रिजेक्शन, ये सब चीजें उसने फेस की और टूट टूट के गया। रियल ग्रोथ क्राइसिस के वक्त होती है, कंफर्ट जोन में नहीं। नेक्स्ट टाइम जब तुम किसी बड़े प्रॉब्लम में हो, याद करो, ये मोमेंट तुम्हें बन रहा है। वो मोमेंट है जब नरेंद्र बना। नरेंद्र की बेकरारी, इंसान की तरह खुदा को ढूंढना। कुछ चीजें ऐसे होते हैं जो वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं होते। नरेंद्र का गॉड सीकिंग ऐसा था, वो ब्रह्मो समाज से मिला, इंटेलेक्चुअली सेटिस्फाइड हुआ, स्पिरिचुअली नहीं। वो केशव सेन से मिला, इंप्रेस हुआ, टच नहीं। वो हर सन्यासी से मिलता, एक ही सवाल पूछता, क्या तुमने ईश्वर को देखा है? पर्सनली, नॉट हर्ड, नॉट रेड, देखा। कोई जवाब नहीं देता था। कुछ लोग हंसाते थे, कुछ कंफ्यूज हो जाते थे, कुछ आंसर अवॉइड करते थे। तब तक एक नाम सुना था उसने बार बार, रामकृष्ण। एक ऐसा इंसान जिसके बारे में लोग कहते थे, वो रोता है काली के लिए, वो पागल हो जाता है भक्ति में, वो किसी भी धर्म को सीधा एक्सपीरियंस करता है। नरेंद्र ने सोचा, या तो ये इंसान महान है या पागल, मैं जाके डिसाइड करूंगा। दक्षिणेश्वर मंदिर, एक जगह जो ऑर्डिनरी नहीं थी। दक्षिणेश्वर कोलकाता के बाहर गंगा के किनारे। यहां था एक मंदिर, और मंदिर के पीछे एक छोटी सी कोठी में रहते थे श्री रामकृष्ण परमहंसा। रामकृष्ण कौन थे? एक गरीब ब्राह्मण, काली मां के पुजारी। पढ़े लिखे नहीं थे, किसी यूनिवर्सिटी नहीं गए, लेकिन उनके बारे में कहा जाता था, ये इंसान समाधि में चला जाता है किसी भी वक्त। वो किसी चीज को बहुत इंटेंसली फील करते थे, इतनी इंटेंसिटी से कि समटाइम्स बेहोश हो जाते थे। जब भजन सुनाते तो आंखों से आंसू बहते। लोगों ने उन्हें पागल कहा, कुछ ने सेंट, लेकिन जो भी उनसे मिलता कुछ अलग ले जाता था। एक टच, एक लुक, एक वर्ड। पहली मुलाकात 1881। 1881 एक शाम नरेंद्र पहली बार दक्षिणेश्वर आया। कुछ दोस्त साथ थे। वो ऑब्जर्व करने आया था, टेस्ट करने। जब अंदर गया, रामकृष्ण वहां थे। एक छोटी सी शख्सियत, धोबी के कपड़े, बेयरफुट, आंखें अलग ही थीं। रामकृष्ण ने नरेंद्र को देखा और कुछ ऐसा हुआ जो नरेंद्र ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। रामकृष्ण उठ के आए, सीधा नरेंद्र के पास, हाथ थामे, आंखों में आंसू। तुम आए, इतनी देर से कहां थे? मैं तुम्हारा वेट कर रहा था। नरेंद्र शॉक्ड, ये इंसान मुझे जानता भी नहीं, ये क्या बोल रहा है? रामकृष्ण ने उसे एक अलग रूम में ले गए और वहां बात की घंटों तक। फिर नरेंद्र ने वही सवाल पूछा, वो सवाल जो उसने हजारों लोगों से पूछा था, वो सवाल जिसका कोई जवाब नहीं देता था। क्या आपने ईश्वर को देखा है? रामकृष्ण ने थोड़ी देर के लिए चुप रहा, फिर मुस्कुराया और बोला, हां, मैं ईश्वर को वैसे ही देखता हूं जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूं, और मैं तुम्हें दिखा भी सकता हूं अगर तुम तैयार हो। नरेंद्र के अंदर कुछ हिला। वो कहता नहीं था कि यस आई फेल्ट गॉड, वो कहता नहीं था कि आई बिलीव इन गॉड। वो बोल रहा था, मैं देख सकता हूं, सीधा, कोई बुक नहीं, कोई कॉन्सेप्ट नहीं, डायरेक्ट एक्सपीरियंस। नरेंद्र के अंदर एक हलचल था। पार्ट ऑफ हिम वांटेड टू डिसमिस दिस एज मैडनेस, पार्ट ऑफ हिम फेल्ट दिस मैन इज डिफरेंट। रामकृष्ण का स्पर्श और एक अनुभव जो एक्सप्लेन नहीं होता। पहली मुलाकात के बाद नरेंद्र गया,
लेकिन आया वापस, बार बार, हर बार एक नई बात, हर बार कुछ नया सीखा। और एक दिन रामकृष्ण ने नरेंद्र के सीने पर हाथ रखा। क्या हुआ उसके बाद? नरेंद्र ने खुद लिखा है, लगा जैसे दुनिया घूम गई। मुझे लगा मैं खत्म हो रहा हूं। मैं कौन हूं ये पता नहीं चल रहा था। मैं कहां हूं ये नहीं पता। सिर्फ एक विस्तार था, एक अनंत विस्तार। वो क्या था? कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं है, कोई विकिपीडिया आर्टिकल नहीं है इस पे। लेकिन नरेंद्र ने एक बात पक्की की, ये इंसान ऑर्डिनरी नहीं था। ये इंसान कुछ जानता था, कुछ ऐसा जो बुक्स में नहीं लिखा था। गुरु शिष्य, दो आत्माओं का रिश्ता। नरेंद्र रामकृष्ण का शिष्य बन गया, लेकिन यह रिश्ता एकदम नॉर्मल गुरु शिष्य जैसा नहीं था। रामकृष्ण ने नरेंद्र से कभी सबमिट करने को नहीं कहा। उन्होंने नरेंद्र से कभी क्वेश्चन मत करो नहीं कहा, बल्कि जब भी नरेंद्र ने आर्ग्यू किया, रामकृष्ण हंसते थे। जब भी नरेंद्र ने डाउट एक्सप्रेस किया, रामकृष्ण एनकरेज करते थे। एक दिन नरेंद्र ने कहा, यह काली की मूर्ति क्ले से बनी है, मैं इसमें कुछ नहीं देखता। रामकृष्ण ने कहा, ठीक है, जब तुझे दिखेगा तब देखना, फोर्स मत कर अपने आप को। इस जवाब ने नरेंद्र को शॉक किया। कोई गुरु ये नहीं कहता था। हर जगह था, मानो, सरेंडर करो, क्वेश्चन मत करो। और यहां था एक इंसान जो कह रहा था, अपना ट्रूथ खुद ढूंढो। ये था रामकृष्ण की टीचिंग का कोर। यही विवेकानंद ले गए दुनिया में। लेसन, सही गुरु की पहचान। सही गुरु वो नहीं जो तुम्हारे सवालों को दबा दे। सही गुरु वो है जो तुम्हारे सवालों को और गहरे कर दे। वो जो तुम्हें एक सिस्टम में फिट करने की कोशिश करे, वो टीचर है। वो जो तुम्हारे अंदर की लाइट को और तेज करे, वो गुरु है। अपनी जिंदगी में ऐसे लोग ढूंढो जो तुम्हारे ग्रोथ को सेलिब्रेट करें, तुम्हारी कन्फॉर्मिटी को नहीं। रामकृष्ण की बीमारी और फेयरवेल। 1885 रामकृष्ण बीमार पड़ गए, थ्रोट कैंसर। डॉक्टर्स ने कहा, बोल बोल के वर्स होता है, चुप रहो। रामकृष्ण ने एक शिष्य से कहा, मां ने कहा है जब भी कोई आत्मा भूखी आएगी मैं बोलूंगा, चाहे एक बार में 1 इंच ही क्यों ना हो। इन दिनों रामकृष्ण की सेवा नरेंद्र करते थे। रात भर जगते, कपड़े धोते, खाना बनाते। वो जो लड़का था जो पॉवर्टी में भी प्राउड रहता था, आज वो अपने गुरु की बेड पैन साफ कर रहा था, बिना किसी हेजिटेशन के। एक दिन रामकृष्ण ने नरेंद्र का हाथ थामा। आंखों में लाइट थी, फिर भी बोले, मैं सब कुछ दे रहा हूं तुझे, एक फकीर की तरह हो जाएगा, लेकिन जो भी तुझे मिलेगा वो पूरी दुनिया को दे देना। अगस्त 16, 1886 रामकृष्ण ने महासमाधि ली। नरेंद्र 23 साल का था और एक बार फिर वो अकेला खड़ा था, एक अनजानी दुनिया में, अपने गुरु के बिना। सन्यासा, सब कुछ छोड़ देना। 1887 बरानगर मठ, कोलकाता के बाहर एक टूटी फूटी जगह। यहां रामकृष्ण के कुछ शिष्य एक साथ थे। सब ने सन्यासा लिया। ऑरेंज रोब्स, नो पोजेशंस, नो प्लान्स। नरेंद्र का नया नाम रखा गया स्वामी विवेकानंद। विवेका, डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन रियल एंड अनरियल। आनंदा, ब्लिस। विवेकानंद, एक नाम जो अब हिस्ट्री की किताबों में रहेगा। लेकिन तब तो सिर्फ एक और गरीब सन्यासी था, भूखा, नंगा, अकेला। परिव्राजका, पूरी इंडिया को पैदल नापना। 1888 से 1893 5 साल विवेकानंद ने पूरी इंडिया वॉक की, लिटरली वॉक की। हरिद्वार, वाराणसी, अयोध्या, आगरा, वृंदावन, अलवर, खेतरी, अजमेर, माउंट आबू, अहमदाबाद, पोरबंदर, द्वारका, पुणे, बेलगांव, बेंगलोर, कोची, मदुरै, रामेश्वरम और फाइनली कन्याकुमारी, इंडिया का सबसे आखिरी छोर, जहां 3 समुद्र मिलते हैं। इस सफर में क्या मिला उन्हें? पहले, भूख, काफी बार 2-3 दिन बिना खाने के। दूसरा, थकान, रात को सड़क पे सोते थे, कभी किसी के घर। तीसरा, रिजेक्शन, कुछ जगह कहा गया यहां लोअर कास्ट का कोई काम नहीं। कुछ जगह राजा महाराजाओं ने इस पागल सन्यासी को गेट पर रोक दिया। लेकिन इस सफर में कुछ और भी मिला, असली इंडिया। असली इंडिया वो जो हिस्ट्री बुक्स में नहीं है। विवेकानंद ने जो इंडिया देखी वो टेक्स्ट बुक्स वाली इंडिया नहीं थी। वो इंडिया थी जहां एक गरीब मां अपने बेटे के साथ एक ही रोटी शेयर करती थी
और दोनों खुश थे। एक फिशरमैन रात भर काम करता था, फिर भी मंदिर में पहले पहुंचा। एक हरिजन औरत, जिसे अनटचेबल कहा जाता था, अपना पूरा खाना एक सन्यासी को दे देती थी। और वो एक महाराजा था, अलवर का, जो उनसे मिला और पूछा, स्वामी जी, आप हमें क्या देंगे? विवेकानंद ने कहा, कुछ नहीं, मैं खुद एक फकीर हूं। तो यहां क्यों आए? सिर्फ देखने, सिर्फ समझने की मेरी मातृभूमि की रूह कहां है। इस बात ने उन्हें अंदर से झकझोरा। इंडिया में पॉवर्टी थी, डिजीज थी, कास्टिज्म थी, सुपरस्टिशन थी, लेकिन इंडिया में एक चीज थी जो किसी और देश में नहीं थी, एक आत्मा। एक ऐसी चीज जो सदियों की गुलामी के बाद भी जिंदा थी। और वो समझ गए उनका काम क्या है। इंडिया को उसकी अपनी रूह से मिलाना और दुनिया को इंडिया की रूह से। लेसन, ग्राउंड में जाओ। विवेकानंद 5 साल तक इंडिया में घूमते रहे। कोई प्लान नहीं, कोई गारंटी नहीं, सिर्फ ऑब्जर्व करना और समझना। आज हम सब शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, लेकिन रियल विजडम वहां मिलती है जहां तुम अनकंफर्टेबल हो। जब तुम नीचे जाते हो तभी ऊपर जाने का रास्ता मिलता है। ग्राउंड ट्रूथ एक्सप्लोर करो, वही तुम्हारा ग्रेटेस्ट टीचर है। राजा अजीत सिंह और खेतरी का एपिसोड। खेतरी, राजस्थान। राजा अजीत सिंह एक राजपूत रूलर विवेकानंद के फैन बन गए थे। उन्हें इनवाइट किया, स्थायी रहने की विनती की। और यहां एक चीज हुई जो बहुत इंपॉर्टेंट है। राजा ने विवेकानंद के लिए एक नौटंकी का इंतजाम किया। एक तवाइफ डांस कर रही थी। विवेकानंद ने जाना रिफ्यूज कर दिया। राजा परेशान, क्या हुआ? तब वो तवाइफ एक भजन गाने लगी। प्रभु मेरो नाम अनेको, हरि का नाम अनेको है, ओ प्रभु मैं पतित पावनी हूं। विवेकानंद सुन रहे थे और उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो अंदर गए, बैठा, सुना। बाद में किसी ने पूछा, आप गए एक तवाइफ के पास? विवेकानंद ने कहा, उसके गाने में ईश्वर था। मैं ईश्वर को कहीं भी देख सकता हूं, ये मेरा धर्म है। ये एक मोमेंट पूरी कास्ट सिस्टम को चैलेंज करता था, पूरी रिलीजियस हिपोक्रेसी को। एक सन्यासी जो एक तवाइफ के भजन में ईश्वर ढूंढ सकता था, ये था असली विवेकानंद। लेसन, ईश्वर सिर्फ मंदिर में नहीं है। विवेकानंद का ये मोमेंट सिखाता है, सेक्रेड और प्रोफेन की बाउंड्री हम बनाते हैं, ईश्वर नहीं। जो इंसान अपने दिल से भजन गाता है, वो तवाइफ हो या पुजारी, वो ईश्वर के करीब है। अपनी जिंदगी में कहीं भी, किसी में भी कुछ सेक्रेड ढूंढो, वो पर्सपेक्टिव तुम्हारा लाइफ बदल देगा। कन्याकुमारी, 3 समुंदरों का संगम। दिसंबर 1892। कन्याकुमारी, इंडिया का सबसे दक्षिण छोर। यहां 3 समुद्र मिलते हैं, इंडियन ओशन, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल। यहां खड़ा था विवेकानंद, थका हुआ, टूट फूट में। 5 साल के वॉन्डरिंग के बाद उनके कपड़े फट गए थे, पांव में बार बार छाले हो गए थे, हाथ में एक डंडा, सर पर कुछ नहीं। सामने था अनंत समुंदर और उनके दिमाग में था एक सवाल, एक बड़ा सवाल। मेरे देश को क्या चाहिए? मुझे क्या करना चाहिए? विवेक चट्टान, वो 3 दिन। कन्याकुमारी से कुछ दूर समुंदर में एक चट्टान था। आज उसे विवेकानंद रॉक कहते हैं। 1892 में वो सिर्फ एक पत्थर था। विवेकानंद ने समुंदर में तैरा, उस चट्टान तक पहुंचा और वहां बैठ गया। 3 दिन, 3 रात, अकेला, बिना खाने के, सिर्फ ध्यान, सिर्फ चिंतन। क्या हुआ वहां? उन्होंने बाद में लिखा, वहां मुझे एक दर्शन हुआ। मैंने पूरी इंडिया को एक साथ देखा, उसकी दशा, उसकी शक्ति, उसकी नियति। मैं समझ गया मुझे क्या करना है। 3 चीजें उन्हें समझ आईं। पहली बात, इंडिया की असली प्रॉब्लम पॉवर्टी है। स्पिरिचुअल ज्ञान से पहले रोटी चाहिए। दूसरी बात, दुनिया को इंडिया का वेदांत चाहिए, उसका डीपेस्ट फिलॉसफी। और इंडिया को दुनिया का टेक्नोलॉजी और मटेरियल प्रोग्रेस चाहिए। तीसरी बात, कोई एक इंसान ये काम नहीं कर सकता, एक मूवमेंट चाहिए, एक अवेकनिंग। और फिर एक ख्याल आया, अमेरिका। अमेरिका क्यों? एक अजीब लॉजिक। सुनो ये लॉजिक, क्योंकि ये जीनियस था।
विवेकानंद जानते थे इंडिया गरीब है, इंडिया की बात इंडिया में लोग सुनेंगे नहीं, घर का जोगी जोगड़ा, बाहर का जोगी सिद्धा। लेकिन अगर वो पहले अमेरिका को कन्विंस करें, अगर वहां लोगों ने सुना, अगर वहां न्यूज़पेपर लिखें, अगर वहां लोग अप्रिशिएट करें, तो इंडिया भी सुनेगा। और साथ ही अगर अमेरिका इंडिया की स्पिरिचुअल टीचिंग्स ले और इंडिया अमेरिका से मटेरियल प्रोग्रेस ले, तो दोनों बेटर ऑफ होंगे। ये था विवेकानंद का मास्टर प्लान। 3 दिन बाद वो चट्टान से उतरे, थका हुआ, भूखा, लेकिन अंदर से एक अजीब काम था, एक इंसान जिसे अपना मिशन मिल गया हो। लेसन, मिशन ढूंढो, स्पीड नहीं। विवेकानंद 29 साल के थे जब उन्हें अपना मिशन मिला, 3 समुंदरों के किनारे, 3 दिन के चिंतन के बाद। हम सब पूछते हैं, मुझे अपना पर्पस कब मिलेगा? यह मिल जाता है जब तुम जेन्युइनली ऑब्जर्व करते हो, जेन्युइनली सफर करते हो और जेन्युइनली थिंक करते हो। शॉर्टकट से पर्पस नहीं मिलता, साइलेंस से मिलता है। अमेरिका जाने की तैयारी। लेकिन अमेरिका जाना एकदम आसान नहीं था। प्रॉब्लम 1, पैसा नहीं था, टिकट के पैसे भी नहीं थे। प्रॉब्लम 2, इनविटेशन नहीं थी। शिकागो में 1893 में पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स हो रहा था, सिर्फ ऑफिशियली इनवाइटेड डेलीगेट्स जाते थे। विवेकानंद के पास कोई ऑफिशियल रिकॉग्निशन नहीं थी। प्रॉब्लम 3, उन्हें एग्जैक्टली पता नहीं था कब है ये इवेंट। लेकिन विवेकानंद के पास एक चीज थी, अनवेवरिंग बिलीफ। उन्होंने अपने फ्रेंड्स, डिसाइपल्स से बात की। कुछ राजाओं ने हेल्प की, खेतरी के राजा ने, मैसूर के राजा ने। फंड्स आए, स्लोली, पेनस्टेकिंगली, और फाइनली मई 31, 1983 स्वामी विवेकानंद ने बॉम्बे से शिप पकड़ा अमेरिका के लिए। अकेला, 30 साल का, बिना गारंटी के, सिर्फ एक कंबल, एक डंडा और एक बर्निंग मिशन। अमेरिका में पहले दिन, ह्यूमिलिएशन और होप। जुलाई 1893, शिकागो। विवेकानंद पहली बार अमेरिका पहुंचे और इमीडिएटली रियलाइज किया सब कुछ गलत हो गया। पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन सितंबर में थी, अभी जुलाई था, 2 महीने और थे। वो बॉस्टन पहुंचे पहले। वहां एक अमेरिकन लेडी मिली, केट सैनबॉर्न। वो फैसिनेटेड थी इस स्ट्रेंज मंक फ्रॉम इंडिया से। उन्होंने इनवाइट किया अपने घर। विवेकानंद ने बात की। केट ने सोचा ये इंसान एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। केट ने इंट्रोड्यूस कराया कैम्ब्रिज के प्रोफेसर से, इंटेलेक्चुअल से। लेकिन शिकागो पहुंचना था और पैसे खत्म हो रहे थे। एक रात, लिटरल रात, विवेकानंद एक एम्प्टी फ्रेट कार में सोए, रेलवे यार्ड में। वो इंसान जो पूरी दुनिया बदलेगा, आज रेलवे यार्ड में सो रहा है। सुबह उठ के वॉक करते हुए डियरबॉर्न एवेन्यू पर एक बड़ी सी हवेली के सामने रुके। थका हुआ था, शायद कुछ मांग सकते हैं। दरवाजा खटखटाया। एक अमेरिकन लेडी ने दरवाजा खोला। नाम था मिसेस जॉर्ज हेल। वो दरवाजे पर खड़ी थी, एक अजीब सन्यासी को देख रही थी। ऑरेंज रोब्स, टर्बन, बेयरफुट। विवेकानंद ने कहा, माफी चाहता हूं, क्या आप पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स के बारे में जानती हैं? मैं एक डेलीगेट हूं इंडिया से। मिसेस हेल एक मोमेंट के लिए रुकी, फिर मुस्कुराई। अंदर आइए। ये मोमेंट, ये छोटी सी मोमेंट हिस्ट्री बदल दी, क्योंकि मिसेस हेल और उनका परिवार विवेकानंद के अमेरिका में सबसे पहले सपोर्टर्स बने। पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स, 11 सितंबर 1893। 11 सितंबर 1893, आर्ट इंस्टीट्यूट शिकागो। एक मैसिव हॉल, 7000 लोग। वर्ल्ड्स पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स। पहली बार दुनिया के सभी रिलीजन्स एक मंच पर। कार्डिनल्स, बिशप्स, रैबाइज, मंक्स, स्कॉलर्स, सब ने अपनी स्पीचेस तैयार की थी महीनों से। टाइप्ड स्पीचेस, प्रोफेशनल। और वहां एक अजीब सन्यासी खड़ा था, ऑरेंज रोब्स, कोई रिटन स्पीच नहीं, काफी नर्वस। वो बार बार अपनी पोजीशन पोस्टपोन करा रहे थे। बाद में बोलूंगा, पहले और लोग बोले। कोई पूछा, क्यों नहीं बोल रहे अभी? उनका ऑनेस्ट आंसर था, मैं थोड़ा नर्वस हूं। सोच के देखो, विवेकानंद नर्वस था। ये इंसान जिसने पूरी इंडिया वॉक की, जिसने समुंदर तैरा के चट्टान पर ध्यान किया, जिसने पॉवर्टी में भी नहीं टूटा, आज एक क्राउड के सामने नर्वस था। हम सब सेम है ना? फाइनली दोपहर में विवेकानंद का नाम पुकारा गया। वो स्टेज पर आए। 7000 लोगों की आवाजें धीमी हो गईं। कुछ सेकंड के लिए वो चुप रहे, आंखें बंद की, एक बार सरस्वती को याद किया। फिर उन्होंने मुंह खोला और बोला, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। 7000 लोग खड़े हो गए। 2 मिनट की तालियां।
2 मिनट सिर्फ ग्रीटिंग पे। सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, कोई नहीं कहा था ये पहले। कार्डिनल्स ने कहा था लेडीज एंड जेंटलमैन, बिशप्स ने कहा था डिस्टिंग्विश्ड डेलीगेट्स। सिर्फ एक इंडियन सन्यासी ने कहा सिस्टर्स एंड ब्रदर्स। एक लाइन, सिर्फ 3 वर्ड्स और पूरा हॉल टूट गया। स्पीच का कंटेंट, वर्ड्स जो हिस्ट्री बन गए। जब क्राउड थोड़ी शांत हुई, विवेकानंद ने बोला, मैं एक ऐसी ट्रेडिशन से हूं जिसने दुनिया को टॉलरेंस और यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस सिखाया। हम सिर्फ यूनिवर्सल टॉलरेंस में बिलीव नहीं करते, हम सब धर्मों को सच मानते हैं। फिर उन्होंने एक कहानी सुनाई। जैसे एक ही पॉन्ड में अलग अलग घाट होते हैं, कोई कुंडा कहता है, किसी को भांडा, किसी को वाटर, किसी को पानी, लेकिन पानी एक ही है। इसी तरह ईश्वर एक है, पाथ्स अलग हैं। और फिर एक लाइन, सेक्टेरियनिज्म, बिगेट्री एंड इट्स हॉरिबल डिसेंडेंट fanaticism have long possessed this beautiful earth. They have filled the earth with violence, drenched it often and often with human blood, destroyed civilization and sent whole nations to despair. 1893 में ये लाइन 1893 में बोली गई और आज 2024 में कितनी रेलेवेंट है। अगली सुबह एक रिपोर्टर ने लिखा, The most impressive figure at the parliament was the Hindu monk Vivekanand, undoubtedly the greatest figure in the parliament. Lesson: Authenticity beats preparation. विवेकानंद के पास कोई प्रिपेयर्ड स्पीच नहीं थी, कोई नोट्स नहीं, कोई स्क्रिप्ट नहीं, लेकिन जो था वो था जेन्युइन कन्विक्शन, अंदर से आता था। और वो कन्विक्शन, वो ट्रूथ हर प्रिपेयर्ड स्पीच से ज़्यादा पावरफुल था। जब तुम किसी को कन्विंस करना चाहते हो, कोई क्लाइंट, कोई इंटरव्यूअर, कोई पार्टनर, तो सबसे पहले तुम खुद कन्विंस्ड हो। आर्टिफिशियल कॉन्फिडेंस फेल होती है, रियल कन्विक्शन जीतती है। अमेरिका में विवेकानंद एक सेलिब्रिटी बन गए। पार्लियामेंट के बाद विवेकानंद ओवरनाइट फेमस हो गए। न्यूज़पेपर्स में फोटोज, इंटरव्यूज, लेक्चर इन्विटेशंस पूरे अमेरिका में। लोगों ने उन्हें साइक्लोनिक हिंदू मंक कहा, किसी ने ओरिएंटल जीसस कहा। वो बॉस्टन गए, न्यूयॉर्क गए, फिलाडेल्फिया, डिट्रॉइट, हर जगह लेक्चर्स, हर जगह क्राउड्स। एक अमेरिकन लेडी ने लिखा, जब विवेकानंद लेक्चर देते हैं तो लगता है यूनिवर्स खुद बोल रहा है। वेदांता सोसाइटीज, अमेरिका में इंडिया का ज्ञान। 1894, 1895 विवेकानंद ने अमेरिका में वेदांता सोसाइटीज एस्टैब्लिश की। न्यूयॉर्क, बॉस्टन, सैन फ्रांसिस्को। वेदांता, इंडिया का डीपेस्ट फिलॉसफी, उपनिषद्स का एसेंस, कोर आइडिया। हर इंसान के अंदर ब्रह्मन है, हर इंसान पोटेंशियली डिवाइन है। रिलीजन का काम है इस डिविनिटी को एक्सप्रेस करना। अमेरिकन्स को ये अलग लगा। क्रिश्चियनिटी कह रही थी तुम सिनर्स हो, रिडेम्पशन की जरूरत है। इस्लाम कह रहा था सबमिट करो, सरेंडर करो। और ये इंडियन सन्यासी कह रहा था अराइज, अवेक, स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। तुम ऑलरेडी डिवाइन हो, याद करो सिर्फ। ये रेवोल्यूशनरी था। राजा योगा, साइंस ऑफ माइंड। अमेरिका में विवेकानंद ने एक और काम किया, उन्होंने राजा योगा लिखी। ये कोई रिलीजियस टेक्स्ट नहीं थी, ये एक साइकोलॉजिकल मैनुअल थी। पतंजलि के योग सूत्रास को मॉडर्न साइंटिफिक लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया। देखो उनके आर्ग्यूमेंट्स, तुम्हारा माइंड एक इंस्ट्रूमेंट है, इसका यूज करना सीखो। कंसंट्रेशन एक स्किल है, डेवलप की जा सकती है। मेडिटेशन साइंस है, सुपरस्टिशन नहीं। ये 1896 में लिखा था। आज 2024 में सिलिकॉन वैली मेडिटेशन करता है। माइंडफुलनेस एप्स $1 बिलियन इंडस्ट्री हैं। न्यूरोसाइंटिस्ट्स मेडिटेशन स्टडी करते हैं। विवेकानंद ने ये 130 साल पहले कहा था। लेसन, अहेड ऑफ योर टाइम होना। विवेकानंद अपने टाइम से 100 साल आगे थे। जब दुनिया रिलीजियस और साइंटिफिक को ऑपोजिट समझती थी, उन्होंने बताया कि ये दोनों एक ही कॉइन के 2 पहलू हैं। If you're ahead of your time, people will mock you first, but history will celebrate you. Don't calibrate your truth to what's popular today. Speak what you know to be true. The world will catch up. इंग्लैंड और यूरोप और सिस्टर निवेदिता। 1895-96 इंग्लैंड, लंदन में विवेकानंद लेक्चर्स देने लगे। यहां उन्हें मिली मार्गरेट नोबल, एक आयरिश वुमन, एजुकेटेड, पैशनेट। वो विवेकानंद से इतनी इन्फ्लुएंस्ड हुई कि इंडिया आई, कन्वर्ट हुई, सन्यासिनी बनी।
विवेकानंद ने नाम दिया सिस्टर निवेदिता। सिस्टर निवेदिता ने बाद में इंडिया में स्कूल्स खोले, गर्ल्स की एजुकेशन के लिए लड़ी, प्लेग के वक्त गरीब लोगों की सेवा की। एक आयरिश वुमन एक इंडियन सन्यासी की टीचिंग से इंडिया की सेवा में अपनी जिंदगी दे दी। ये था विवेकानंद का इम्पैक्ट। इंडिया वापस 1897, हीरोज वेलकम। 1897 में विवेकानंद इंडिया वापस आए। 4 साल पहले एक भूखा टूटा फूटा सन्यासी अमेरिका गया था। अब एक वर्ल्ड फेमस मंक वापस आ रहा था। कोलंबो से कलकत्ता तक हर जगह क्राउड, लोग रेलवे ट्रैक्स पर खड़े फूल फेंक रहे। लोकल रूलर्स ने उन्हें पर्सनली रिसीव किया। विवेकानंद रोते रहे। किसी ने पूछा क्या हुआ? उन्होंने कहा, मैंने इंडिया को ऐसे देखा जैसे पहले कभी नहीं देखा था। मैं समझ गया ये जमीन कितनी महान है और मुझे कितना कुछ करना बाकी है। रामाकृष्ण मिशन, 1 मई 1897। 1 मई 1897 में विवेकानंद ने एस्टैब्लिश की रामाकृष्ण मिशन। इसका काम क्या था? सिंपल, सर्व ह्यूमैनिटी एज गॉड। दरिद्र नारायण सेवा, गरीब में भगवान की सेवा। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो फ्लड्स में रिलीफ वर्क करेगी, स्कूल्स चलाएगी, हॉस्पिटल्स खोलेगी, लेकिन साथ में स्पिरिचुअल ग्रोथ भी करेगी। आज 2024 में रामाकृष्ण मिशन वर्ल्ड की लार्जेस्ट नॉन गवर्नमेंटल चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस में है। 200 से ज्यादा सेंटर्स वर्ल्ड वाइड। इंडिया के हर स्टेट में एक इंसान की विजन 127 साल बाद भी जिंदा है। लेसन, एक मूवमेंट बनाओ, सिर्फ सक्सेस नहीं। विवेकानंद पर्सनल सक्सेस से सैटिस्फाइड नहीं थे। दुनिया में नाम मिला, पैसा आ सकता था, कंफर्टेबल लाइफ हो सकती थी, लेकिन उन्होंने चूज किया एक मूवमेंट बनाना, एक ऐसी चीज जो उनके बाद भी चलती रहे। सोचना, क्या तुम एक ऐसी चीज बना रहे हो जो सिर्फ तुम्हारे जीते जी होगी, या कुछ ऐसी लेगेसी जो तुम्हारे जाने के बाद भी काम आए? बीमारी, बॉडी जो हारने लगी। यार, अब हम वो पार्ट देखेंगे जो बुक्स में ज्यादा नहीं होता, विवेकानंद की लाइफ का रियल पेन। अमेरिका से वापस आने के बाद विवेकानंद फिजिकली टूट गए थे। मल्टीपल डिजीजेस, डायबिटीज सिवियर, किडनी प्रॉब्लम्स, इंसोम्निया, रेस्पिरेटरी इश्यूज। उन्होंने एक बार लिखा, मैं एक दिन भी पेन के बिना नहीं गुजरता, लेकिन काम बंद नहीं कर सकता, काम ही मेरी सेवा है। सोच के देखो, एक इंसान कांस्टेंट फिजिकल पेन में फिर भी लेक्चर दे रहा है, फिर भी लिखता जा रहा है, फिर भी ऑर्गेनाइज कर रहा है। वो बार बार डॉक्टर से मिलते, डॉक्टर्स कहते रेस्ट करो, विवेकानंद कहते रेस्ट बाद में, काम अब। क्रिटिसिज्म और कॉन्स्पिरेसी जो उन्हें अंदर से तोड़ा। सक्सेस के साथ आया क्रिटिसिज्म। कुछ लोग बोले ये सन्यासी विदेश में बीफ खाता था, ये हिंदू धर्म को वेस्टर्न कंपनीज को बेच रहा है, ये पैसे कमाने के लिए अमेरिका गया था। और ये क्रिटिसिज्म कहां से आई? सिर्फ एनिमीज से नहीं, कुछ अपने लोग भी शामिल थे, कुछ जो खुद सन्यासी थे, कुछ जो धर्म के नाम पर लेटे बैठे थे। एक प्रोमिनेंट हिंदू ने पब्लिक में लिखा, विवेकानंद हिंदू नहीं है, उनका कोई अधिकार नहीं था पार्लियामेंट में जाने का। विवेकानंद ने इसके बारे में कुछ नहीं कहा पब्लिक में, लेकिन उनके कुछ प्राइवेट लेटर्स में लिखा है, मुझे लोगों की तरफ से दर्द नहीं मिलता, मुझे एक ही दर्द है कि मैं अपना काम पूरा कर सकूं या नहीं इतनी छोटी जिंदगी में। दूसरा अमेरिका टूर और वो दर्द जो लेकर आया। 1899 में विवेकानंद दोबारा अमेरिका गए। इस बार अलग था। पहली बार एक फ्रेश एनर्जेटिक मंक, इस बार एक थका हुआ बीमार आदमी। लेकिन क्राउड वही था, क्यूरियोसिटी वही थी। एक बार सैन फ्रांसिस्को में लेक्चर के बाद विवेकानंद 1 घंटे के लिए स्टेज पे ही बैठे रहे, अकेले। किसी ने पूछा क्या हुआ? उन्होंने कहा, थका हुआ हूं। सिंपल। वो थके हुए थे। एक इंसान जिसने दुनिया को जगाया अपने आप से थक गया था। अंदर की तन्हाई। विवेकानंद के अंदर एक और चीज थी जिसे लोग नहीं देखते थे, लोनलीनेस। वो हर जगह से सराउंडेड थे, डिसाइपल्स, फॉलोअर्स, एडमायरर्स, लेकिन वो अकेले थे, जेन्युइनली अकेले, क्योंकि कोई, लिटरली कोई उनके लेवल पर नहीं समझ सकता था जो वो सोचते थे। एक लेटर में उन्होंने लिखा, कभी कभी मैं चाहता हूं कोई हो जो समझे, सिर्फ सुनने के लिए नहीं, ट्रूली समझे, लेकिन वो नसीब नहीं हुआ। तो मैं मां से बात करता हूं, वो समझती हैं। वो इंसान जिसने दुनिया को यूनिवर्सल ब्रदरहुड सिखाया, खुद अकेला था। ये ट्रेजेडी है ना, या शायद यही कॉस्ट थी उस ग्रेटनेस की। लेसन, ग्रेटनेस की कीमत। कोई भी ग्रेट इंसान बता सकता है ग्रेटनेस लोनली होती है।
वो लोग जो ज़्यादा सोचते हैं, ज़्यादा फील करते हैं, ज़्यादा देखते हैं, वो हमेशा एक अलग लेवल पर होते हैं और वो लेवल समटाइम्स बहुत अकेला होता है। ये वीकनेस नहीं है, ये इस टेरिटरी का हिस्सा है। अगर तुम जेन्युइनली ग्रो कर रहे हो, एक दिन आएगा जब तुम अकेला महसूस करोगे। वो साइन है कि तुम इवॉल्व हो रहे हो। अब हम उस हिस्से में आते हैं जो शायद सबसे इंपॉर्टेंट है, विवेकानंद की टीचिंग्स का एसेंस। पहला प्रिंसिपल, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वीकनेस इज द ओनली सिन, स्ट्रेंथ इज द ओनली वर्च्यू। ये सुनने में हार्श लगता है, लेकिन सुनो इसको प्रॉपर्ली। विवेकानंद का मतलब फिजिकल वीकनेस नहीं, मेंटल वीकनेस, इमोशनल वीकनेस, स्पिरिचुअल वीकनेस। जब तुम किसी सिचुएशन में रो के सरेंडर कर देते हो विदाउट ट्राइंग, जब तुम डरते हो बट डू नथिंग अबाउट द फियर, जब तुम अपनी पोटेंशियल को इग्नोर करते हो क्योंकि एफर्ट लगेगी, ये सब वीकनेस है विवेकानंद के हिसाब से। और उन्होंने इसका एंटीडोट दिया, बी स्ट्रॉन्ग, बी बोल्ड, बी फियरलेस, यू आर द आत्मन, यू आर द इन्फिनिट, फियर इज योर ग्रेटेस्ट एनिमी, नॉट फेलियर, नॉट रिजेक्शन, फियर। क्या ये प्रैक्टिकल है आज के लिए? आज की दुनिया में सोशल एंजाइटी कॉमन है, इंपोस्टर सिंड्रोम कॉमन है, सेल्फ डाउट कॉमन है। विवेकानंद की टीचिंग है, ये सब फॉल्स नैरेटिव्स है। तुमने अपने आप को वीक मान लिया है, लेकिन तुम्हारे अंदर एट द डीपेस्ट लेवल अनलिमिटेड पोटेंशियल है। उसे एक्सेस करना सीखो। लेसन, स्ट्रेंथ फर्स्ट। Before you seek success, before you seek money, before you seek love, seek strength, inner strength, the kind that doesn't shake when circumstances change. Build it through discipline, consistent action, honest self-examination, and refusing to self-pity. विवेकानंद की लाइफ का हर चैप्टर स्ट्रेंथ बिल्डिंग थी, पॉवर्टी में भी, सिकनेस में भी, लोनलीनेस में भी। द पावर ऑफ फोकस, एक काम, एक विजन। विवेकानंद ने एक बार लिखा, टेक अप वन आइडिया, मेक दैट वन आइडिया योर लाइफ, थिंक ऑफ इट, ड्रीम ऑफ इट, लिव ऑन दैट आइडिया, दिस इज द वे टू सक्सेस। एक आइडिया, सिर्फ एक। विवेकानंद का एक आइडिया क्या था? ये, हर इंसान में डिविनिटी है, उसे जगाओ। बस ये, चाहे वो अमेरिका में बोले, चाहे लंदन में लिखे, चाहे इंडिया में स्कूल खोले, एक कोर आइडिया, हर चीज उसे सर्व करती थी। आज हम क्या करते हैं? 10 गोल्स, 15 हैबिट्स, 20 प्रोजेक्ट्स और सब में एवरेज। विवेकानंद का लेसन है, अपना वन थिंग ढूंढो और उसे इतनी इंटेंसिटी से परस्यू करो कि लाइफ उसके आसपास ऑर्गेनाइज हो जाए। द पावर ऑफ मोनोफोकस। जो लोग एक चीज पर फोकस करते हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स देते हैं। जो लोग पूरी दुनिया ट्राई करते हैं वो मीडियोकर रिजल्ट्स देते हैं। तुम्हारा वन थिंग क्या है? करियर में, रिलेशनशिप्स में, स्पिरिचुअल लाइफ में, एक चूज करो, बाकी सब लेटर। वो वन थिंग, परस्यू इट विद विवेकानंद्स इंटेंसिटी। सर्विस एज स्पिरिचुअलिटी। दरिद्र नारायण। एक चीज है जो विवेकानंद को बाकी स्पिरिचुअल टीचर्स से अलग करती है, वो सेवा। उनका फेमस स्टेटमेंट, इफ यू वांट टू फाइंड गॉड, गो सर्व द पुअर मैन, द सिक मैन, दैट इज वेयर गॉड इज। ये शॉकिंग था तब के लिए। ज्यादातर स्पिरिचुअलिटी कह रही थी, दुनिया से दूर जाओ, केव में बैठो, ध्यान करो। विवेकानंद ने कहा, बाहर निकलो, लोगों की सेवा करो, वही मेरा धर्म है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है आज के लिए? तुम जो भी करो, बिजनेस, आर्ट, टेक्नोलॉजी, मेडिसिन, अगर वो जेन्युइनली किसी की हेल्प करता है, वो स्पिरिचुअल एक्ट है। तेरी सॉफ्टवेयर कंपनी अगर किसी की लाइफ इजी करती है, स्पिरिचुअल है। तेरी आर्ट अगर किसी को हील करती है, स्पिरिचुअल है। तेरी टीचिंग अगर किसी को स्मार्टर बनाती है, स्पिरिचुअल है। पर्पस कोई केव में नहीं मिलता, पर्पस मिलता है दुनिया के दर्द में। लेसन, सेवा का मतलब। सेवा का मतलब सिर्फ एनजीओ में काम करना नहीं है। सेवा का मतलब है जो कुछ भी तुम करो उसे इस स्पिरिट से करो कि ये किसी की हेल्प करे। एक डॉक्टर जो जेन्युइनली पेशेंट्स की केयर करता है, सेवा कर रहा है। एक टीचर जो जेन्युइनली स्टूडेंट्स को पढ़ाता है, सेवा कर रहा है। एक इंजीनियर जो जेन्युइनली अच्छा प्रोडक्ट बनाता है, सेवा कर रहा है। अपना काम पूरी इंटेग्रिटी से करो, वो सेवा ही है। 5 प्रैक्टिकल लाइफ प्रिंसिपल्स। विवेकानंद की टीचिंग से 5 प्रैक्टिकल प्रिंसिपल्स एक्सट्रैक्ट करते हैं। प्रिंसिपल 1, अराइज, अवेक, स्टॉप नॉट। कोई भी काम शुरू करो पूरी इंटेंसिटी से। एक बार डिसाइड करो, फिर रुको मत। ऑब्स्टिकल्स होते हैं, पेन होती है,
थकान होती है, लेकिन स्टॉप नॉट यही एक चीज ग्रेटनेस से मीडियोक्रिटी को अलग करती है। प्रिंसिपल 2, थिंक डोंट जस्ट बिलीव। विवेकानंद को कोई नहीं चाहिए था कि तुम किसी स्पेसिफिक गॉड को मानो। वो चाहते थे कि तुम स्ट्रांग हो, इंटेलेक्चुअली ऑनेस्ट हो, अपनी कन्विक्शंस में बोल्ड हो। डॉगमा फॉलो मत करो, थिंक करो। प्रिंसिपल 3, क्लेनलीनेस इनर एंड आउटर। एक बार विवेकानंद ने अपने शिष्यों को कहा, पहले अपना रूम साफ करो, फिर अपना दिमाग, फिर अपनी सोसाइटी। ऑर्डर मैटर्स। इंटरनल क्लेनलीनेस, मेंटल हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल 4, नेवर से आई कांट। द ग्रेटेस्ट रिलीजन इज टू बी ट्रू टू योर ओन नेचर। जो तुम्हारी नेचर है उससे झुठलाओ मत। जो तुमसे बनता है उसे करो, और एक बार करो तो नहीं हो सकता मत कहो। प्रिंसिपल 5, लर्न टू थिंक। विवेकानंद का सबसे अंडररेटेड कोट, फर्स्ट लर्न टू थिंक देन डू व्हाट यू थिंक। हम सब रिएक्ट करते हैं, थिंक नहीं करते। कोई कुछ करता है, हम रिस्पॉन्ड करते हैं। कोई कुछ कहता है, हम रिएक्ट करते हैं। पहले रुको, सोचो, फिर रिस्पॉन्ड करो। लेसन, प्रैक्टिकल डेली प्रैक्टिस। अगर आज से तुम विवेकानंद की एक बात अपनी जिंदगी में लाओ तो वो है, रोज सुबह 10 मिनट के लिए बैठो, सिर्फ ऑब्जर्व करो अपने थॉट्स को। रिएक्ट मत करो, जज मत करो, सिर्फ देखो कि तुम्हारा माइंड क्या कर रहा है। ये एक प्रैक्टिस है जो 3 हफ्ते में तुम्हारा लाइफ पर्सपेक्टिव बदल देती है, गारंटीड। क्योंकि तुम्हारा ग्रेटेस्ट एनिमी तुम्हारा अनकंट्रोल्ड माइंड है, और ये प्रैक्टिस उसे कंट्रोल करना सिखाती है। आखिरी दिन, बेलूर मठ, 1902। 1902, बेलूर मठ। विवेकानंद जानते थे वक्त आ गया था। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा था, मैं 40 साल से ज्यादा नहीं जीऊंगा। वो 39 के थे। 4 जुलाई 1902 सुबह विवेकानंद ने 2-3 घंटे संस्कृत पढ़ाई दी शिष्यों को। दोपहर में गंगा के किनारे वॉक की। शाम में ध्यान किया। रात को 9 बजे उन्होंने अपने कमरे में जाने की इजाजत ली। मुझे डिस्टर्ब मत करना। कुछ वक्त बाद एक शिष्य अंदर गया। विवेकानंद लेट रहे थे, आंखें बंद, एक अजीब शांति। एक शिष्य ने बाद में कहा, उनके माथे पर एक रोशन जगह थी। जब तक वो लास्ट सांस ली, वो काम थे, पीसफुल, जैसे कोई बहुत लंबा सफर तय करके घर आ गया हो। 4 जुलाई 1902 स्वामी विवेकानंद ने महासमाधि ली। 39 साल, 5 महीने, 24 दिन, बस इतनी सी जिंदगी। और फिर भी लेगेसी, वो जो सिर्फ बॉडी नहीं था। क्या छोड़ा विवेकानंद ने? किताबें, राजा योगा, ज्ञान योगा, भक्ति योगा, कर्म योगा, सैकड़ों लेटर्स, लेक्चर्स, पोएम्स, इंस्टीट्यूशंस, रामकृष्ण मिशन, वर्ल्ड की लार्जेस्ट स्पिरिचुअल चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, वेदांता सोसाइटीज वर्ल्ड वाइड, थिंकर्स पर इम्पैक्ट। निकोला टेस्ला met Vivekanand personally. His energy concepts influenced Tesla's work. William James, the father of American psychology, cited Vivekanand's Raja Yoga. Aldous Huxley, Vivekanand is one of the most extraordinary men I have ever met. India पर impact. नेताजी सुभाष चंद्र बोस, विवेकानंद ने मुझे सिखाया, भारत के लिए जी लो। महात्मा गांधी, विवेकानंद को पढ़ने के बाद मेरा इंडिया के लिए प्यार 100 गुना हो गया। रविंद्रनाथ टैगोर, अगर तुम इंडिया को समझना चाहते हो, विवेकानंद पढ़ो। श्री औरोबिंदो ने लिखा, विवेकानंद एक स्पिरिचुअल फोर्स थे, एक साइकिक बीइंग जो पूरी दुनिया के कॉन्शियस एवोल्यूशन के लिए काम कर रहा था। एक चीज बताओ जो विवेकानंद की सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन है। मैं बोलूंगा सेल्फ रिस्पेक्ट। 1893 तक ब्रिटिश राज ने इंडिया के अंदर एक बिलीफ बिठा दी थी, तुम लोग इंफीरियर हो, तुम्हारी कल्चर आउटडेटेड है, तुम्हारा रिलीजन सुपरस्टिशन है। और काफी इंडियंस ने इस नैरेटिव को अंदर से एक्सेप्ट कर लिया था। विवेकानंद ने यह नैरेटिव चैलेंज किया वर्ल्ड स्टेज पर डायरेक्टली। उन्होंने कहा, इंडिया के पास वो है जो दुनिया को चाहिए, और इंडिया को वो लेना चाहिए जो दुनिया के पास है। लेकिन इंडिया को कभी भी अपनी आइडेंटिटी, अपनी रूह नहीं भूलनी चाहिए। ये एक कल्चरल रेवोल्यूशन था। यही रेवोल्यूशन बाद में इंडिपेंडेंस मूवमेंट में कन्वर्ट हुआ। विवेकानंद ने इंडिया को स्पिरिचुअली इंडिपेंडेंट बनाया पहले, फिर पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस आई 45 साल बाद। लेसन,
अपनी आइडेंटिटी से मत भागो। आज भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, सोशल मीडिया में एक प्रेशर है कि तुम किसी एक्सेप्टेबल मोल्ड में फिट हो जाओ, वेस्टर्न स्टैंडर्ड्स में, ग्लोबल नॉर्म्स में। विवेकानंद का मैसेज है, जो तुम हो उस पर जेन्युइनली प्राउड रहो, अपनी रूट्स समझो, अपनी हेरिटेज एक्सप्लोर करो, वहां से स्ट्रेंथ लो और फिर दुनिया में जाओ अपनी टर्म्स पर। वैल्यूज से कॉम्प्रोमाइज मत करो। वो तुमसे क्या चाहते हैं? एक सवाल, अगर विवेकानंद आज होते और तुमसे पर्सनली मिलते, वो एक चीज क्या मांगते तुमसे? मैं बेट करता हूं वो ये नहीं मांगते कि तुम उन्हें फॉलो करो, वो ये नहीं मांगते कि तुम सन्यासी बन जाओ, वो ये नहीं मांगते कि तुम सुबह 4 बजे उठकर ध्यान करो। वो सिर्फ एक बात मांगते, अपनी लाइफ में एक चीज ढूंढो जिसमें तुम जेन्युइनली बिलीव करते हो और उसे पूरी आत्मा के साथ परस्यू करो। बस यही उनका मैसेज है और यही सबसे हार्ड चीज है। सुनो, मैं जानता हूं ये काफी लंबा सफर था। तुमने इस वीडियो को चुना पूरा सुनने के लिए। ये खुद में एक चॉइस थी, और वो चॉइस विवेकानंदा की तरह पूछ रही है, तू कौन है? तू क्या चाहता है? तू किस चीज में बिलीव करता है? एक इंसान था, 39 साल जिया, भूख देखी, रिजेक्शन देखी, पेन देखा, लोनलीनेस देखी, और फिर भी अपना पूरा एग्जिस्टेंस एक मिशन को दे दिया। और आज 130 साल बाद तुम ये वीडियो देख रहे हो, उसकी स्टोरी सुन रहे हो, उसके वर्ड्स याद कर रहे हो। वो जिंदा है, वो अभी भी बोल रहा है तुमसे, और वो ये कह रहा है, अराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। वो तुम्हारा गोल क्या है? सोच के जाना। आज रात पेपर पर लिखो, एक गोल, सिर्फ एक। अगर विवेकानंदा 39 साल में पूरी दुनिया बदल सकते हैं, तुम अपनी जिंदगी में क्या बदल सकते हो? धन्यवाद। जय हिंद। द ग्रेटेस्ट सिन इज टू थिंक ऑफ योरसेल्फ एज वीक। स्वामी विवेकानंदा।